एक छोटा सा गांव जहां हर कोई दो मासूम अनाथ भाइयों की किस्मत पर तरस खाता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिन दो बच्चों को लोग बेबस समझ रहे थे, उन्हीं दोनों की वजह से कुछ दिनों बाद पूरा गांव एक ऐसे सच का गवाह बनने वाला था जिसने लालच में अंधे एक इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। भैया, क्या सच में ये खेत अब हमारे नहीं रहे? जब तक पिताजी की आखिरी निशानी हमारे साथ है, कोई हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकता। मैं वादा करता हूँ। उसी समय दूर खड़ा उनका ताऊ दोनों भाइयों की बातें सुनकर मुस्कुराता है। बच्चे हो तुम, अभी दुनिया नहीं देखी। कुछ ही दिनों में ये जमीन भी मेरी होगी और तुम दोनों सड़क पर। कुछ महीने पहले इसी गांव रामपुर में दो भाई अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। बड़ा भाई आर्यन समझदार और मेहनती था, जबकि छोटा भाई रोहन पूरे गांव की जान था। भैया, जल्दी आओ, देखो मैंने आम के पेड़ से सबसे बड़ा आम तोड़ा है। अरे पगले, अगर पिताजी ने देख लिया ना तो पहले हमें खेत में काम करवाएंगे, फिर आम खाने देंगे। दोनों भाई हंसने लगते हैं। उसी समय उनके पिता रघुवीर खेत से लौटते हैं। अरे शैतानों, इतनी ऊर्जा खेत में लगा दिया करो, फसल भी तुम दोनों की तरह मुस्कुराने लगेगी। पिताजी, मैं बड़ा होकर आपकी तरह किसान बनूंगा। किसान बनना गर्व की बात है बेटा, लेकिन पहले अच्छा इंसान बनना, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। माँ सीमा पानी का लोटा लेकर आती हैं। बस अब बातें बंद, सब लोग हाथ धोकर खाना खाने आओ। चारों एक साथ आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। माँ, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे ना? अगर परिवार एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़े तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं तोड़ सकती। आर्यन मुस्कुराता है, लेकिन घर के बाहर खड़ा एक आदमी ये सब चुपचाप देख रहा होता है। वो था रघुवीर का बड़ा भाई भैरव। भैरव धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता है। अरे भैया, आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए हैं। बस ऐसे ही सोचा छोटे भाई से मिल लूं। सीमा सम्मान से उन्हें खाना परोसती हैं। भैया, गरम गरम रोटी लीजिए। हाँ, रख दो। भैरव की नजर बार बार घर के सामने फैले हरे भरे खेतों पर जाती है। रघुवीर, इस साल तो अच्छी कमाई हुई होगी। भगवान की कृपा है और मेहनत का फल है, जो मिला उसी में खुश हैं। हाँ, खुश तो दिख ही रहे हो। भैरव वहां से चला जाता है। उसी रात अपने घर में। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? देखा तुमने, रघुवीर के पास कितनी जमीन है और लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। दूसरे की खुशियां देखकर जलने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे उसकी खुशियां नहीं, उसकी जमीन चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारा छोटा भाई है। रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक उनके बीच दौलत नहीं आती। अगली सुबह रघुवीर को पास के कस्बे में बीज और खेती का सामान लेने जाना था। इस बार सीमा भी उनके साथ जाने वाली थी। आर्यन, हम दोपहर तक लौट आएंगे, तुम रोहन का ध्यान रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ। माँ, मेरे लिए गुड़ वाली रेवड़ी लाना। जरूर लाऊंगी। बेटा, घर का बड़ा होने का मतलब सिर्फ उम्र नहीं होता, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अपने छोटे भाई का साथ कभी मत छोड़ना। मैं वादा करता हूं पिताजी। रघुवीर मुस्कुराते हैं और दोनों बैलगाड़ी से कस्बे की ओर निकल जाते हैं। भैया, चलो खेत में तितलियां पकड़ते हैं। पहले गायों को चारा डाल देते हैं, फिर खेलेंगे। दोनों भाई अपने काम में लग जाते हैं। उसी समय गांव का एक लड़का तेजी से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। आर्यन, जल्दी चलो, मुख्य सड़क पर तुम्हारे माता पिता की बैलगाड़ी का बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्या? तू सच बोल रहा है? मुखिया जी ने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत रोहन का हाथ पकड़कर सड़क की ओर दौड़ पड़ता है। गांव के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। मुखिया, कुछ गांव वाले और वैद्य वहां खड़े थे। आर्यन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। हटिए,
मुझे जाने दीजिए। पिताजी, माँ। जैसे ही वो आगे पहुंचता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोहन कुछ समझ नहीं पाता। भैया, माँ क्यों नहीं उठ रही? पिताजी सो गए क्या? आर्यन, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपने छोटे भाई के सामने टूटना नहीं चाहता था। बेटा, हिम्मत रखो। तुम्हारी माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये झूठ है। माँ, उठो ना। मैं रेवड़ी भी नहीं मांगूंगा, बस एक बार बात करो। रोहन माँ को हिलाकर जगाने की कोशिश करता है। ये देखकर वहां खड़े कई गांव वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। हाय राम, इतने छोटे बच्चों पर इतना बड़ा दुख। उसी समय भैरव धीरे धीरे आगे आता है। उसके चेहरे पर दुख का दिखावा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ और चल रहा था। बच्चों, अब से मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। चलो, मेरे घर चलो। आर्यन आंसू पोंछते हुए अपने ताऊ की तरफ देखता है। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान का हाथ उसने सहारे के लिए पकड़ा है, वही इंसान कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। माता पिता की अंतिम विदाई के बाद पूरा गांव चाहता था कि दोनों मासूम भाइयों को प्यार और सहारा मिले। इसलिए गांव के मुखिया ने आर्यन और रोहन को उनके ताऊ भैरव के साथ भेज दिया। दोनों भाई अपना छोटा सा संदूक, कुछ कपड़े और अपने माता पिता की एक पुरानी तस्वीर लेकर ताऊ के घर पहुंचते हैं। आओ बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। ताई, क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शारदा सचमुच दोनों भाइयों से ममता करती थी, लेकिन भैरव की आंखों में वही पुराना लालच था। आर्यन, अब तुम बड़े हो गए हो। कल से घर और खेत के काम में हाथ बटाना। जी ताऊ जी। मैं भी काम करूंगा। अरे नहीं, तुम अभी छोटे हो, आराम करो। रोहन खुश हो जाता है, लेकिन आर्यन को ताऊ की मुस्कान कुछ अजीब लगती है। उस रात आर्यन की नींद अचानक खुल जाती है। उसे आंगन से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। वो चुपचाप दरवाजे के पास जाकर सुनने लगता है। अब दोनों मेरे घर में हैं। बस जमीन भी मेरे नाम हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं। लेकिन वो बच्चे हैं। उनके पिता ने सारी उम्र मेहनत करके वो खेत बनाए थे। भावुक मत बनो। 5 एकड़ जमीन की कीमत जानती हो? इतनी जमीन बेच दूं तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अगर गांव वालों को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब सोच चुका हूं। आर्यन ये सब सुनकर सन्न रह जाता है। वो धीरे से वापस कमरे में आता है। भैया, तुम जाग रहे हो? हाँ, सो जाओ। क्या हुआ? रोहन, आज से हम दोनों को बहुत संभल कर रहना होगा। क्यों? अभी नहीं, समय आने पर सब बताऊंगा। रोहन अपने भाई का हाथ पकड़कर सो जाता है, लेकिन आर्यन की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हो गया था कि उसके माता पिता की सबसे बड़ी निशानी यानी उनकी जमीन अब खतरे में है। यहीं से 2 मासूम भाइयों की असली परीक्षा शुरू होती है। जिस घर को उन्होंने अपना सहारा समझा, वही घर धीरे धीरे उनके लिए संघर्ष का मैदान बनने वाला था। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भैरव के मन में एक नई चाल तैयार हो चुकी थी। आर्यन, आज से खेत का सारा काम तुम संभालोगे। और हाँ, पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ताऊ जी, पिताजी चाहते थे कि मैं और रोहन दोनों पढ़ें। अब मैं तुम्हारा अभिभावक हूं। जो मैं कहूंगा वही होगा। आर्यन चुप हो जाता है। वो समझ चुका था सीधे विरोध करने का समय अभी नहीं आया है। भैया, आज स्कूल नहीं चलेंगे? चलेंगे, लेकिन पहले ताऊ जी का काम पूरा कर लेते हैं। भैरव दूर खड़ा दोनों भाइयों को देखकर मुस्कुराता है।
जितना काम कराऊंगा उतना ही जल्दी ये दोनों टूट जाएंगे। उसी दोपहर भैरव गांव के लेखपाल और एक वकील से मिलने पहुंचता है। कहो भैरव जी, कैसे आना हुआ? भाई की मौत के बाद उसकी जमीन का काम करवाना है। जमीन तो दोनों बच्चों के नाम है। जब तक वे बड़े नहीं हो जाते कोई उसे अपने नाम नहीं करा सकता। भैरव कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से मेज पर रुपयों से भरा एक लिफाफा रख देता है। अगर कोई दूसरा रास्ता निकल आए तो? लेखपाल और वकील एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। काम आसान नहीं है, लेकिन अगर बच्चों के दस्तखत किसी कागज पर मिल जाएं, तो आगे की राह खुल सकती है। दस्तखत मैं करवा लूंगा, उन्हें पढ़ना भी कहाँ आता है। तीनों धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये बातचीत कार्यालय के बाहर खड़ा एक बूढ़ा आदमी सुन चुका था। वो था रामू काका, रघुवीर का सबसे भरोसेमंद दोस्त। भैरव, तू इतना नीचे गिर जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मैंने समय रहते कुछ नहीं किया तो रघुवीर की आखिरी निशानी भी खत्म हो जाएगी। रामू काका तेज कदमों से वहां से निकल जाते हैं। उन्हें अब सबसे पहले आर्यन और रोहन तक पहुंचना था। अगली सुबह भैरव ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाई। आज वो अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला था। आर्यन बेटा इधर आओ। जी ताऊ जी। सरकार की तरफ से अनाथ बच्चों को हर महीने पैसे मिलते हैं। बस इन कागजों पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए, फिर तुम्हें और रोहन को कोई परेशानी नहीं होगी। आर्यन कागज हाथ में लेता है। वो धीरे धीरे उन्हें देखने लगता है। अरे इतना क्या देख रहे हो? जहां मैंने निशान लगाया है बस वहीं हस्ताक्षर कर दो। ताऊ जी, पहले मैं पूरा पढ़ूंगा। तुम्हें पढ़ना आता ही कितना है, समय मत खराब करो। उसी समय आर्यन को अपने पिता की एक बात याद आती है। बेटा, कभी भी किसी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना, चाहे सामने अपना ही आदमी क्यों ना हो। माफ कीजिए ताऊ जी, जब तक मुझे सब समझ नहीं आएगा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूं क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिताजी की यही सीख थी। भैरव गुस्से में कागज छीन लेता है। लगता है ये लड़का मेरी सोच से ज्यादा समझदार है। उसी शाम घर के बाहर किसी की आवाज आती है। अरे आर्यन बेटा, घर पे हो? दोनों भाई दौड़कर बाहर आते हैं। रामू काका, आप इतने दिनों बाद आए। तुम दोनों को देखकर रघुवीर की याद आ गई। काका आप अंदर आइए। भैरव भी बाहर आ जाता है। अरे रामू, कैसे आना हुआ? बस बच्चों का हाल पूछने आया था। मैं इनका पूरा ध्यान रख रहा हूं, तुम चिंता मत करो। रामू काका एक नजर आर्यन की ओर देखते हैं। आर्यन की आंखें सब कुछ कह देती हैं। रामू काका समझ जाते हैं कि सच्चाई कुछ और है। थोड़ी देर बाद जब भैरव घर के अंदर चला जाता है, रामू काका धीरे से आर्यन के पास आते हैं। बेटा, अगर कभी कोई परेशानी हो तो बिना डरे मेरे पास आना। काका, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? रामू काका सिर हिलाते हैं। दोनों घर के पीछे चले जाते हैं। काका, ताऊ जी हमें स्कूल नहीं जाने देते और कल वो मुझसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। क्या तुमने हस्ताक्षर किए? नहीं। शाबाश बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती होने से रोक दी। अब से कोई भी कागज मेरे बिना मत छूना। आर्यन पहली बार महसूस करता है कि इस कठिन समय में वो अकेला नहीं है। लेकिन भैरव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय कर लिया था कि अगर प्यार से काम नहीं बना तो अब डर का इस्तेमाल करेगा। जिस दिन आर्यन ने कागजों पर हस्ताक्षर करने से मना किया, उसी दिन से भैरव का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। सुबह सूरज निकलने से पहले आर्यन, खेत में पानी लगाना है, गौशाला भी साफ करनी है और लकड़ियां भी लानी है। जी ताऊ जी। आर्यन चुपचाप काम पर लग जाता है। रोहन भी भाई के पीछे पीछे जाने लगता है। रोहन, तू रसोई में जाकर बर्तन साफ कर। लेकिन मुझे तो स्कूल जाना है। अब स्कूल की नहीं, काम की जरूरत है। रोहन उदास होकर सिर झुका लेता है। कुछ देर बाद ताई शारदा दोनों के लिए खाना लेकर आती हैं। लो बेटा,
गरम रोटी खा लो। तभी भैरव वहां आ जाता है। इतनी रोटियां क्यों दी? काम करेंगे तभी खाना मिलेगा। ताऊ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो काम और तेज करो। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यन अपनी आधी रोटी तोड़कर चुपचाप रोहन के हाथ में रख देता है। खा लो, मुझे भूख नहीं है। लेकिन भैया, आपने भी तो कुछ नहीं खाया। मुझे सच में भूख नहीं है, तुम खाओ। दूर खड़ी शारदा ये सब देखकर रो पड़ती है। उस रात दोनों भाई आंगन में बिछी पुरानी चारपाई पर लेटे थे। आसमान में चमकते तारों को देखते हुए रोहन धीरे से बोलता है, भैया, क्या हम फिर कभी अपने पुराने घर जाएंगे? आर्यन कुछ पल चुप रहता है। जरूर जाएंगे। वो घर, वो खेत, सब पिताजी की मेहनत है। हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर ताऊ जी ने हमें निकाल दिया तो? आर्यन रोहन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई कहीं नहीं भेज सकता। ये मेरा वादा है। रोहन अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। वो मन ही मन सोच रहा था, पिताजी, आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी। मैं हर हाल में रोहन और आपकी जमीन दोनों की रक्षा करूंगा। उसी समय घर के अंदर भैरव एक नया फैसला ले चुका था। अब ये दोनों बच्चे मेरे रास्ते का कांटा बन गए हैं। अगर ये घर में रहे तो जमीन कभी नहीं मिलेगी। मुझे ऐसी चाल चलनी होगी कि ये खुद ही गांव छोड़ दें। भैरव की बात दरवाजे के पास खड़ी शारदा सुन लेती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। हे भगवान, इन मासूम बच्चों की रक्षा करना। भैरव अब सिर्फ जमीन नहीं चाहता था, वो चाहता था कि दोनों भाई उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी पूरी योजना को हिला देगी। अगले दिन भैरव किसी काम से पास के कस्बे चला गया। घर में सिर्फ शारदा, आर्यन और रोहन थे। आर्यन बेटा, घर के पीछे वाले पुराने कमरे की सफाई कर दो। कई सालों से किसी ने उसे खोला भी नहीं है। जी ताई। आर्यन और रोहन झाड़ू लेकर पुराने कमरे में पहुंचते हैं। कमरा धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, कोने में पुराने खेती के औजार और लकड़ी की एक बड़ी संदूकची रखी थी। भैया, ये संदूक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो देखते हैं इसमें क्या है। आर्यन धीरे से संदूक खोलता है। अंदर कुछ पुराने कपड़े, पिताजी की डायरी, एक पारिवारिक फोटो और लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक बंडल रखा था। ये लाल कपड़ा खोलो ना। आर्यन कपड़ा खोलता है। उसके अंदर जमीन के असली कागज और बैंक की रसीदें रखी थीं। ये तो हमारे खेतों के असली दस्तावेज हैं। उसी समय डायरी के अंदर से एक मुड़ा हुआ लिफाफा नीचे गिरता है। उस पर लिखा था, मेरे बेटों आर्यन और रोहन के लिए। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आर्यन कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। अगर तुम दोनों ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। बेटा, जिंदगी में मेहनत कभी मत छोड़ना। और सबसे जरूरी बात, इस लाल कपड़े में रखे जमीन के असली कागज हमेशा संभाल कर रखना। अगर कभी कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो सीधे गांव के मुखिया या अदालत का सहारा लेना, क्योंकि यही कागज तुम्हारे हक का सबसे बड़ा सबूत है। और याद रखना, ईमानदारी की जीत देर से होती है, लेकिन होती जरूर है। तुम्हारा पिता रघुवीर। पत्र पढ़ते पढ़ते आर्यन की आंखें भर आती हैं। भैया, पिताजी ने हमारे लिए सच में ये सब संभाल कर रखा था? हाँ, और अब ये कागज किसी भी हालत में ताऊ जी के हाथ नहीं लगने चाहिए। उसी समय बाहर से बैलगाड़ी रुकने की आवाज आती है। आर्यन, रोहन, कहां हो तुम दोनों? तुम दोनों इस संदूक में क्या ढूंढ रहे थे? आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि रोहन डर के मारे आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। भैरव की आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी। ताऊ जी, ताई ने सफाई करने को कहा था, बस वही कर रहे थे। सफाई या कुछ ढूंढ रहे थे? हमने कुछ नहीं लिया, सच कह रहे हैं।
भैरव संदूक के अंदर हाथ डालकर हर सामान उलट पुलट कर देखने लगता है। पुराने कपड़े, कुछ बर्तन, डायरी रखने की जगह सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि असली कागज आर्यन पहले ही अपनी कमीज के अंदर छिपा चुका था। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। भैया मैं तो बहुत डर गया था। डरना नहीं, अब हमें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। उसी शाम रामू काका गांव के मुखिया से मिलने पहुंचते हैं। मुखिया जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो रामू, क्या बात है? मुझे पूरा यकीन है भैरव रघुवीर के बच्चों की जमीन हड़पना चाहता है। मुखिया चौंक जाते हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अभी नहीं, लेकिन मैंने उसे वकील और लेखपाल के साथ बातें करते सुना है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। अगर सबूत मिले तो पंचायत तुरंत बैठेगी। मैं सबूत लेकर ही वापस आऊंगा। रामू काका बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और एक दृढ़ निश्चय भी। रघुवीर, मैंने तुझसे वादा किया था, तेरे बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे जो हो, मैं उन्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अब खेल बदल चुका था। एक तरफ भैरव अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ आर्यन के पास असली दस्तावेज थे और रामू काका सबूत जुटाने निकल चुके थे। लेकिन किस्मत अभी दोनों भाइयों की और भी कठिन परीक्षा लेने वाली थी। अगली सुबह भैरव ने पूरे गांव के सामने एक नया नाटक शुरू कर दिया। अरे भाइयों, अब ये दोनों बच्चे ही मेरा परिवार हैं। मैं इनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। गांव वाले उसकी बातें सुनकर उसकी तारीफ करने लगे। देखो, आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने भाई के बच्चों को अपना लेते हैं। भगवान भैरव को खुश रखे। आर्यन, इधर आओ। जी ताऊ जी। घर के मंदिर में रखे 5,000 रुपए नहीं मिल रहे, तुमने लिए हैं? क्या? नहीं ताऊ जी, मैंने पैसे नहीं लिए। भैया कभी चोरी नहीं कर सकते। तो फिर पैसे गए कहां? घर में तुम दोनों के अलावा और कौन है? तभी भैरव जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ, चोरी हो गई, मेरे ही घर में चोरी हो गई। कुछ ही मिनटों में आस पड़ोस के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ भैरव? मैंने इन दोनों बच्चों को सहारा दिया और इन्होंने मेरे ही घर में चोरी कर ली। ये सुनते ही रोहन डरकर आर्यन का हाथ पकड़ लेता है। भैया, सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? डरो मत, सच हमारे साथ है। आर्यन, अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो सच सच बताओ। मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो अपने कमरे की तलाशी दे दो। जरूर, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? अगर हमारे कमरे की तलाशी होगी तो ताऊ जी के कमरे की भी होगी, क्योंकि सच सबके सामने आना चाहिए। ये सुनते ही भैरव का चेहरा उतर जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सा लड़का इतनी हिम्मत से जवाब देगा। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ बराबरी चाहता हूं। अगर हम निर्दोष हैं तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात तो सही कह रहा है। हाँ, तलाशी दोनों कमरों की होनी चाहिए। भैरव पहली बार गांव वालों के सामने घिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे अभी भी पूरा भरोसा था कि उसकी आखिरी चाल सब कुछ बदल देगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पहले बच्चों का कमरा देखा जाएगा, फिर भैरव का। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देख लीजिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। 2 गांव वाले आर्यन के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। पुराना संदूक, 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और माता पिता की तस्वीर, बस यही सामान मिलता है। मुखिया जी, यहां तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छी तरह देखो, जरूर कहीं छिपाया होगा। तलाशी दोबारा होती है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिलता। अब सब लोग भैरव के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। मेरे कमरे में देखने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, पैसे बच्चों ने ही लिए हैं। अभी कुछ देर पहले तुमने खुद बराबरी की बात मानी थी। अब पीछे मत हटो। हे भगवान, आज सच सामने आ जाए। 2 गांव वाले अलमारी खोलते हैं।
उसमें कपड़े, कुछ नकदी और जमीन से जुड़े कई कागज रखे थे। ये तो खेतों के नक्शे हैं। हाँ, मैं खेती करता हूँ तो कागज तो होंगे ही। तभी अलमारी के नीचे एक छोटी कपड़े की थैली मिलती है। मुखिया जी, ये देखिए। थैली खोली जाती है। उसके अंदर वही 5,000 रुपए रखे थे। भैया, हमने कहा था ना, हमने चोरी नहीं की। सच कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। भैरव का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो तुरंत एक नया झूठ बोल देता है। ये पैसे मैंने ही रखे होंगे, मुझसे भूल हो गई। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब पहली बार लोगों के मन में भैरव को लेकर शक पैदा होने लगा था। उसी शाम रामू काका पुराने लेखपाल के घर पहुंचते हैं। दरवाजे के बाहर उन्हें लेखपाल का नौकर मिलता है। बेटा, लेखपाल जी घर पर हैं? नहीं काका, वो शहर गए हैं। रामू काका लौटने ही वाले थे, तभी उनकी नजर कूड़ेदान में पड़े कुछ फटे हुए कागजों पर पड़ती है। वे उन्हें उठाकर देखने लगते हैं। ये तो जमीन की नकल वाले कागज हैं। कुछ हिस्से फटे थे, लेकिन एक कोने पर भैरव का नाम साफ लिखा हुआ था। अब मुझे यकीन हो गया, भैरव सचमुच फर्जी कागज बनवा रहा है। लेकिन पंचायत में जीतने के लिए मुझे इससे भी बड़ा सबूत चाहिए। रामू काका वे कागज संभाल कर अपने थैले में रख लेते हैं। उनकी आंखों में अब उम्मीद लौट आई थी। पंचायत के सामने बेइज्जत होने के बाद भैरव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आर्यन, रोहन, दोनों मेरे सामने आओ। दोनों भाई धीरे धीरे आंगन में आकर खड़े हो जाते हैं। जी ताऊ जी, आज तेरी वजह से पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती हुई। अब तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। अपना सामान उठाओ और अभी के अभी निकल जाओ। रोहन घबरा जाता है। ताऊ जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई भी नहीं है। ये मेरी समस्या नहीं है, जहां जाना है जाओ। आर्यन अपने छोटे भाई के आगे खड़ा हो जाता है। ताऊ जी, अगर हमने कोई गलती की है तो सजा मुझे दीजिए। रोहन का कोई दोष नहीं है। मुझे तुम दोनों से छुटकारा चाहिए। बस, बहुत हो गया। तुम बीच में मत बोलो। मैं जरूर बोलूंगी। ये बच्चे अनाथ हैं, कोई बोझ नहीं। इनके माता पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम इन्हें घर से निकाल रहे हो। अगर तुम्हें इन पर इतना ही तरस आता है तो तुम भी इनके साथ चली जाओ। शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटती। अगर इंसानियत निभाना गलती है तो मुझे ये गलती मंजूर है। आर्यन पहली बार ताई को सम्मान भरी नजरों से देखता है। उसी समय बाहर से किसी की आवाज आती है। रुको, कोई भी बच्चा इस घर से बाहर नहीं जाएगा। सबकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है। रामू काका मुखिया के साथ अंदर आते हैं। भैरव, जब तक पंचायत कोई फैसला नहीं सुनाती, तुम बच्चों को घर से नहीं निकाल सकते। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूं रखूं, जिसे चाहूं निकाल दूं। घर तुम्हारा हो सकता है, लेकिन ये बच्चे इस गांव की जिम्मेदारी भी हैं। कानून भी इनके साथ है। भैरव गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। रामू काका आर्यन के पास आते हैं। बेटा, डरो मत। अब लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, पूरा सच सामने आएगा। काका, मेरे पास भी कुछ है। क्या? मुझे पिताजी की संदूकची में जमीन के असली कागज मिले हैं। क्या? अगर ये सच है तो अब भैरव बच नहीं सकता। आर्यन धीरे से सिर हिलाता है। दूर खड़ा भैरव उनकी बातें तो नहीं सुन पाता, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि दोनों कुछ बड़ा छिपा रहे हैं। जरूर इनके पास कोई ऐसा राज है जो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। मुझे हर हाल में वो पता करना होगा। अब बाजी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ सच, और दोनों के बीच खड़े थे दो मासूम भाई जो सिर्फ अपने माता पिता की आखिरी निशानी बचाना चाहते थे। उस रात पूरा घर सो चुका था, लेकिन भैरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर आर्यन क्या छिपा रहा है? भैरव धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलता है, चारों तरफ नजर घुमाता है और बिना आवाज किए आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा धीरे से खुलता है
आर्यन और रोहन दोनों गहरी नींद में थे। भैरव संदूक, कपड़ों की गठरी, किताबें, तकिया सब कुछ टटोलने लगता है। कहाँ छिपाया है? मुझे मिलकर ही रहेगा। तभी रोहन की आंख खुल जाती है। ताऊ जी, आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? भैरव एक पल के लिए घबरा जाता है, फिर तुरंत मुस्कुरा देता है। कुछ नहीं बेटा, मैं तो देखने आया था कि कहीं तुम्हें मच्छर तो नहीं काट रहे। सो जाओ। रोहन आधी नींद में फिर लेट जाता है, लेकिन आर्यन की भी आंख खुल चुकी थी। वो चुपचाप सब देख रहा था पर कुछ नहीं बोला। भैरव कुछ भी हाथ ना लगने पर गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। भैया, ताऊ जी सच बोल रहे थे? नहीं, वो कुछ ढूंढ रहे थे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। सुबह होते ही आर्यन रामू काका के घर पहुंचता है। अरे बेटा, इतनी सुबह? सब ठीक तो है? काका, अब असली कागज मेरे पास सुरक्षित नहीं है। ताऊ जी उन्हें ढूंढ रहे हैं। आर्यन लाल कपड़े में लिपटा बंडल रामू काका के हाथ में दे देता है। इन्हें आप रख लीजिए। मुझे आप पर अपने पिता जितना भरोसा है। बेटा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये कागज किसी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा। तभी रामू काका बंडल खोलते हैं। अंदर जमीन के असली दस्तावेज, रघुवीर की चिट्ठी और एक पुरानी रजिस्ट्री की प्रति रखी थी। बस यही वो सबूत है जिसका हमें इंतजार था। अब पंचायत में सच छिप नहीं पाएगा। उसी समय बाहर से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। रामू काका, जल्दी चलिए, गांव में पंचायत बुला ली गई है। भैरव ने सबको इकट्ठा कर लिया है। रामू काका आर्यन की तरफ देखते हैं। आज या तो सच जीतेगा या फिर झूठ हमेशा के लिए जीत जाएगा। चलो बेटा। आर्यन गहरी सांस लेता है और रोहन का हाथ पकड़कर पंचायत की ओर चल पड़ता है। गांव की चौपाल में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि आज होने वाला फैसला सिर्फ दो भाइयों की किस्मत नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच बदलने वाला था। कुछ ही देर में पूरा गांव पंचायत के चौपाल पर इकट्ठा हो गया। मुखिया अपनी जगह पर बैठे थे। सामने भैरव, आर्यन, रोहन, रामू काका और गांव के सभी लोग खड़े थे। आज फैसला सिर्फ जमीन का नहीं, सच्चाई और लालच का होने वाला था। पंचायत शुरू की जाती है। सबसे पहले भैरव अपनी बात रखे। मुखिया जी, मैंने अपने भाई के बच्चों को अपने घर में रखा, उनकी परवरिश की, लेकिन अब ये दोनों मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं इनकी जमीन हड़पना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता तो मेरे पास ये कागज कैसे आते? ये देखिए जमीन के कागज, इनमें साफ लिखा है कि मेरे भाई ने अपनी मर्जी से जमीन मेरे नाम करने की तैयारी कर दी थी। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अगर कागज असली हैं, तो मामला तो अलग है। बेचारे बच्चों ने शायद गलत समझ लिया। रोहन डर कर आर्यन का हाथ पकड़ लेता है। भैया, क्या हम हार जाएंगे? नहीं, आज पिताजी का सच बोलेगा। आर्यन, तुम्हें कुछ कहना है? जी, लेकिन पहले मैं पंचायत से एक विनती करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। इन कागजों को गांव के पुराने लेखपाल से जांच करवाइए, जिन्होंने मेरे पिताजी के समय ये जमीन दर्ज की थी। इतने में भीड़ के पीछे से एक बुजुर्ग आवाज आती है। रुकिए, इन कागजों को मैं पहचानता हूँ। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। गांव के रिटायर हो चुके पुरानी लेखपाल आगे आते हैं। मुखिया जी, मुझे ये कागज दिखाइए। वे कागज ध्यान से देखते हैं। कुछ पल बाद उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। ये दस्तावेज असली नहीं हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इन पर जो सरकारी मुहर लगी है वो 3 साल पहले बदली जा चुकी थी। तुम्हारे कागज पर पुरानी मुहर की नकल बनाई गई है और ये हस्ताक्षर भी रघुवीर के नहीं हैं। मतलब ये कागज नकली है? मुखिया जी, अगर अनुमति हो तो अब मैं असली कागज पेश करना चाहता हूँ। रामू काका लाल कपड़े में लिपटा बंडल खोलते हैं। अंदर से असली रजिस्ट्री, मूल दस्तावेज और रघुवीर का लिखा हुआ पत्र निकालते हैं। ये कागज रघुवीर ने अपने बेटों के लिए संभाल कर रखे थे और ये रही उनकी आखिरी चिट्ठी। मुखिया चिट्ठी अपने हाथ में लेते हैं। पूरा गांव सांस रोके सच सुनने का इंतजार कर रहा था। सालों से छिपा सच अब कुछ ही पलों में पूरे गांव के सामने आने वाला था और भैरव
पहली बार खुद को पूरी तरह घिरा हुआ महसूस कर रहा था। मैं रघुवीर की आखिरी चिट्ठी सबके सामने पढ़ता हूं। अगर कभी मेरे बच्चों के हक पर कोई बुरी नजर डाले तो इस चिट्ठी और इन असली कागजों को पंचायत के सामने जरूर रखना। मेरी जमीन सिर्फ मेरे दोनों बेटों की है। जब तक वे बड़े ना हो जाएं, कोई भी इसे बेच या अपने नाम नहीं कर सकता। मुझे अपने गांव की पंचायत पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे बच्चों के साथ न्याय करेगी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। रघुवीर कितना नेक इंसान था। उसी समय भीड़ के पीछे से एक आदमी कांपते हुए आगे आता है। वो था वही लेखपाल जिसने भैरव के कहने पर नकली कागज तैयार किए थे। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भैरव ने मुझे पैसों का लालच दिया था। मैंने नकली कागज बनाने में उसकी मदद की, लेकिन आज इन मासूम बच्चों को देखकर मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सच यही है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अदालत में भी यही बयान दूंगा। भैरव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भैरव, अब तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है, गवाह भी, और तुम्हारा झूठ भी सबके सामने आ चुका है। पंचायत का फैसला सुनाया जाता है। रघुवीर की पूरी जमीन कानूनी रूप से आर्यन और रोहन की है। जब तक दोनों बड़े नहीं हो जाते, पंचायत और रामू काका मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। बिल्कुल सही फैसला। मैं अपनी आखिरी सांस तक इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ूंगा। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं चाहकर भी तुम्हें पहले नहीं बचा पाई। ताई, आपने हमेशा हमारा साथ दिया। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। रोहन दौड़कर शारदा से लिपट जाता है। अब आप भी हमारी माँ जैसी हैं। कुछ महीने बाद दोनों भाई फिर से अपने खेतों में खड़े थे। इस बार उनके चेहरों पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। भैया देखो, हमारे खेत फिर से हरे हो गए। हाँ, क्योंकि मेहनत और सच कभी हारते नहीं। रामू काका मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों के पास आते हैं। अब आगे क्या करना है बेटा? मैं खूब पढ़ाई करूंगा, बड़ा होकर वकील बनूंगा, ताकि किसी भी अनाथ बच्चे के साथ कभी अन्याय ना हो। और मैं भैया का सबसे बड़ा साथी बनूंगा। तीनों हंस पड़ते हैं। दूर हवा में लहलहाती फसल मानो रघुवीर और सीमा की दुआएं अपने बच्चों तक पहुंचा रही थीं। लालच इंसान को कुछ समय के लिए जीतता हुआ दिखा सकता है, लेकिन सच्चाई, हिम्मत और ईमानदारी की जीत अंत में निश्चित होती है। जो अपने हक के लिए सही रास्ते पर डटा रहता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।